नहीं तो कांग्रेस ये कहती कि भारतीय जनता पार्टी ने मशीनों का दुरुपयोग किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के इतने मामले यहाँ कोरोना के नहीं थे। हमसे पैसे से संबंधित जो भी विकास कार्य करवाने की जो पावर थी वो हमसे ले ली गई है। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। आज हम सेक्टर 82 और सुंदरलाल सरपंच जी के ऑफिस में हैं। यहाँ हम आज पहुँचे हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि बजट कैसा रहा जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और बढ़ती महंगाई को लेकर भी हमसे चर्चा करेंगे। और वर्तमान की जो पहले पंचायती हुआ करता था, अब ये नगर निगम में तब्दील हो गया, मानेसर के अंदर आ गया है। तो अब हमसे पूछेंगे कि आप किस प्रकार से आपकी आगे की कार्य प्रणाली है। सुंदरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव समाचार में। नमस्कार जी। सुंदरलाल जी, मुझे बताएंगे आपके जो अभी बजट पेश हुआ है, इसमें आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? आप इसमें कहाँ हैं और इसमें गरीबों के लिए कितना है और लोगों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए कितना है? क्या महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा? क्या विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा? सरकार का बजट काफ़ी लोगों का कहना है कि यह विचारहीन है, काफ़ी लोगों का कहना है बहुत अच्छा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ये पार्ट 2 की जो सरकार है, इससे पहले के भी जितने बजट हैं और ये बजट प्रदेश के सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बजट पेश किया है और हम इसका गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन की तरफ से इसका समर्थन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को तैयार करके सभी आम लोगों की देखते हुए, उनकी व्यवस्था देखते हुए, उन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि गरीब तबके के लोगों का क्या होना चाहिए, उस तरीके से इस बजट को तैयार किया गया है। कुछ लोग भ्रमित करते रहते हैं कि ये बजट आम लोगों के लिए नहीं है, कंपनियों के लिए नहीं है, उद्योगों के लिए नहीं है। अभी चंद दिन पहले की बात है जब कांग्रेस विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी। आप लोगों को भी इसकी जानकारी है, हमें भी जानकारी है। वोटिंग ओपन थी उसमें। नहीं तो कांग्रेस ये कहती कि भारतीय जनता पार्टी ने मशीनों का दुरुपयोग किया है। वो तो शुक्र है कि ये वोटिंग ओपन थी, इस वजह से ये 55+1 और 32 कांग्रेस के पास। और मैं ये कहता हूँ, अगर वही बंद वोटिंग होती तो कांग्रेस के पास 12 एमएलए बचने थे। वो 20 कांग्रेस के एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में ही अपने वोट का प्रयोग करता है। यहाँ की जनता, यहाँ के विधायक बहुत समझदार हैं और वो जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है। तो विपक्ष का काम है लोगों को भ्रमित करना, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि समझदार है। उन्होंने ये एक तरीके से कांग्रेस को पूरे तरीके से यहाँ से प्रदेश से नकार दिया है। और बजट की हम बात करें ना, कोई एक ऐसा वर्ग बता दीजिए मुझे कि उसका इस बजट में ख्याल नहीं रखा गया। ये मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन बजट इससे पहले के भी रहे और ये भी रहे। इसमें सुंदरलाल जी, इसमें किसानों का कहना है कि यह बजट हमारे लिए नहीं है, इसमें किसानों को कुछ ऐसा खास नहीं मिला है, जो पहले था वही अभी भी है। नहीं, किसानों का बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई किसानों का कुछ अलग से इसमें नहीं हो पाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसानों के लिए प्रदेश सरकार पहले ही बहुत ऐसी योजनाएँ लागू कर चुकी, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। और वो लगातार, हरियाणा देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां किसानों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब ये नगर निगम, जब आपने वोटिंग की बात की है और ईवीएम को लेके आपने बात कही, तो इसमें जो अब चुनाव जो होने वाला है मानेसर का, जिसमें आप दिख रहे हैं कि ये अब नगर निगम में आ गया है, पहले पंचायती था, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? क्या आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? इसमें आप इस बार चुनाव लड़ेंगे या सरकार के साथ में लड़ेंगे, या सरकार के अगर आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कैसा आपने विचार बना रखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी द्वारा
निर्धारित किया जाता है कि यहाँ से मेयर पद के लिए या काउंसलर पद के लिए प्रत्याशी कौन होगा। मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला संयोजक के पद पर पार्टी में कार्यरत हूँ और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी में, लेकिन पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, चाहे वो चुनाव लड़ने के लिए हो, चाहे किसी को चुनाव लड़वाने के लिए हो, उस काम को मैं बखूबी करूँगा। अभी वर्तमान में 5 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, उसमें एक अर्धशासित राज्य भी है। अभी बंगाल में चुनाव है। आज कुछ हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि बीजेपी का वहाँ पे ग्राफ कम हो रहा है। इसको लेके आप क्या कहते हैं? क्या बीजेपी वहाँ पर अपनी भूमिका अदा कर पाएगी या वहाँ पर सीट ले पाएगी? क्या कहते हैं इसको लेके आप? 2 मई को इनका रिजल्ट आना है, ऐसा ही होगा ना? हाँ। 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उससे समर्थित जो भी क्षेत्रीय दल जिनसे हमारा गठबंधन है, 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आज आपको यहाँ बैठे मैं भरोसा दिलाता हूँ, नहीं तो 2 तारीख को भी आप लोग मेरे पास आएंगे तब भी मेरा यही जवाब होगा। 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सरकार बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं सुंदर जी कि कहीं ये ईवीएम का कमाल हो जाए, जैसे कि लोगों की आवाज़ें दिन प्रतिदिन उठती हैं कि ईवीएम कहीं ऐसा कर रही है? ये बड़ी देश में ना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पहले ईवीएम पे सवाल, अब जब खुले में चुनाव करा दिए, हरियाणा में जो अभी अविश्वास प्रस्ताव के उस पर भी चुनाव बुलाइए तो बंद में करा दिए। मतलब सरकार कराए तो क्या कराए, ये समझ में नहीं आ रहा। कभी कहते हैं कि ओपन कराओ, कभी कहते हैं ईवीएम से कराओ। अब या तो अपोजिशन पार्टी हमें एक चीज़ बता देगी भाई चुनाव कैसे कराने हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पीछे कुछ राज्य में, राजस्थान में चुनाव हुए थे, वहाँ कांग्रेस जीत गई, तब ईवीएम पे सवाल किसी ने नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत गई, वहाँ किसी ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। जो राज्य है हमारी पार्टी जीतती है या हमारे सहयोगी दल जीतते हैं, वहाँ ईवीएम का ये बखेड़ा शुरू हो जाता है। कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ये फालतू सिर्फ विपक्ष का ड्रामेबाजी है, विशेषकर कांग्रेस की ड्रामेबाजी है, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने गलत तरीके की राजनीति की है। और मेरा ये मानना है, आज आप लोगों के सामने मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि 2 मई को पूरे इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सरकार बना रहे हैं। वर्तमान में द्वारा से कोरोना वायरस अपने पैर फैला रहा है पूरे देश के अंदर, आप देख रहे होंगे। और ये स्थिति द्वारा, तो इसके लिए आप सरपंचों ने क्या अपने क्षेत्रों में, अभी आप हालांकि में पदस्थ नहीं हैं, पर फिर भी आपकी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि आप एक जागरूक नागरिक भी हैं, तो उसको लेके आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, ऐसा क्या मैसेज दे रहे हैं, तो वो मुझे बताइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आप, क्योंकि बेशक चाहे अभी नगर निगम बन गया हो और हमसे पैसे से संबंधित जो भी विकास कार्य करवाने की जो पावर थी वो हमसे ले ली गई है, लेकिन प्रमाणित करने की सभी पावरें हमारे पास ही अभी। तो बतौर कार्यवाहक सरपंच हमारे गुड़गांवा क्या पूरे प्रदेश के ही सरपंच अभी काम कर रहे हैं। दूसरा, कोरोना जब बिल्कुल पिक टाइम पे था तो हमारे यहाँ आसपास के सभी गाँवों ने, जितने भी अपने सरपंच साथी हैं और सभी ग्रामवासियों ने मिलकर बड़ी शानदार व्यवस्था यहाँ लोगों के लिए की थी कि हमारे यहाँ कोई आदमी यहाँ से पलायन ना करे, भूखा ना सोए। मैं अपने ही बात करूँ, मेरे स्कूल में 28 दिन लगातार 4 से 5 हज़ार लोगों ने वहाँ भोजन लिया था। उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था वहाँ हमने सरकारी स्कूल में की हुई थी। उपायुक्त गुरुग्राम महोदय जी, MLA पटौदी साहब और तमाम बड़े बड़े अधिकारी वहाँ हर 5-4 दिन में आके व्यवस्था देखते रहते थे, लेकिन हमने एक भी आदमी को यहाँ किसी को भूखा नहीं सोने दिया। अब भी, क्योंकि दोबारा मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोरोना फिर से एक बार शुरुआत कर चुका है, शुरुआत का दोबारा वापसी हो रही है इसकी, विशेषकर महाराष्ट्र और पंजाब में तो थोड़ा सा आतंक ज़्यादा हो गया है। तो अगर हमारे आसपास के सभी गाँवों की, पंचायतों की जहाँ जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम फिर उस व्यवस्था को, इस कोरोना को रोकने में या लोगों की व्यवस्था करवाने में बिल्कुल अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि हमारे यहाँ कोई आदमी भूखा ना सोए। दूसरा, ये कोरोना वैश्विक महामारी हमारे यहाँ ना फैले। नहीं, जिस प्रकार से कोवैक्सीन सीड जिस प्रकार से लगाई जा रही है, लोगों से उसके चार्ज भी 250 के समथिंग कुछ लिए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जहां आवश्यकता है। चलिए हम बात करते हैं जैसे महाराष्ट्र और पंजाब की जो आपने चर्चा की, तो महाराष्ट्र और पंजाब में सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपेक्षा और विदेशों में जैसे लोगों का कहना है कि और विदेशों में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी
अपना नाम कमाने के लिए देश में पहले वैक्सीन की आवश्यकता है वह पूरी नहीं कर पा रहे हैं और विदेशों को वैक्सीन बांटने में लगे हुए हैं। तो ये कितने हद तक ठीक है और इसके लिए आप क्या मांग करेंगे सरकार से, कैसे बताएंगे कि लोगों को, गरीबों को वैक्सीन का पैसा नहीं देना पड़े? देखिए, मेरे यहाँ भांगरोला में एक सरकारी पीएचसी चल रही है और आज ही मैंने गांव में मुनादी करवाई है। लगभग 250 लोगों को वहाँ आज वैक्सीन लगनी थी। तो कल पीएचसी की तरफ से मुझे सूचना मिली थी कि आप गांव में मुनादी करवा के 60 प्लस से ज़्यादा के जो भी लोग हैं, औरत है चाहे पुरुष है, उन सभी को वहाँ भिजवाना है जिनको वैक्सीन लगनी है। जहाँ तक बात करें मोदी जी की, मोदी जी मानते हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन आज वो दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में कोरोना का प्रकोप उतना आतंक नहीं मचा पाया जितना दूसरे देशों में मचाया है। उसका कारण है क्योंकि हमारे लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन। अब हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा दूध दही का खाने वाला प्रदेश है और हमारे यहाँ जब पूरे भारत में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या राजस्थान में सब कहीं कोरोना पिक पर था, तब भी हमारे यहाँ बहुत कम मामले आए हैं। कुछ मामले यहाँ गुड़गांव में ज़रूर आए हैं, लेकिन उसका कारण यह दिल्ली से, मतलब हिंदुस्तान के हर जगह से यहाँ मेदांता जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, फोर्टिस जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ के मामले यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं। हमारे प्रदेश के इतने मामले यहाँ कोरोना के नहीं थे। तो अपने देश के साथ साथ दुनिया को अगर मोदी जी कोरोना की वैक्सीन या दवाई या मेडिसिन कोई भी वहाँ भिजवा रहे हैं, तो मुझे लगता है इंसानियत के नाते हमें ये करना चाहिए। और ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि सारी दुनिया आज भारत की तरफ टकटकी लगा के बैठी हुई है कि हमें इस कोरोना काल में भारत जैसे देश से हमें मदद मिलेगी। सुंदरलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपको इंटरव्यू देने के लिए। बहुत बहुत आभार जी आपका। हमारे साथ में सिकंदरपुर से सरपंच सुंदरलाल जी जुड़े हुए थे। उन्होंने बजट की भी बात कही, कोरोना से संबंधित बात कही, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी उन्होंने जिक्र किया, कहा कि वो देश का ही नेतृत्व नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और यह लोगों को गौरव महसूस करना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिला है। और उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर जो कि मानेसर पंचायत से नगर निगम बना दिया गया, उस पर भी उन्होंने जोर डाला है कि इस बार जो भी पार्टी उनको जिम्मेवारी देगी, हालांकि मैं वर्तमान में ये भाजपा में अभी सह संयोजक हैं जिला स्तर पर और भी लोगों को समाज सेवा भी कर रहे हैं। पहले से इनका काम करने का यह तरीका था, लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में जाना। घर घर से आज भी कोवैक्सीन के लिए जो लगाई जा रही है 60 प्लस लोगों को जो इनके ऊपर से इनको आदेश मिले थे, उसकी भी ये पूरी फॉर्मेलिटी अदाएँ कर रहे हैं। मैं रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम, सहयोगी दिव्या के साथ। धन्यवाद।